हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम एक नई बुक लेके आए हैं, द बैंकिंग ट्यूटर्स एट बैंकर एंड लीगल एनैक्टमेंट्स। ये कंपाइल्ड की है शेखर परिधि जी ने। बहुत ही अच्छे सर हैं ये, काफ़ी सारे नोट्स हमें व्हाट्सएप पे भेजते रहते हैं, तो हम आगे फर्दर अपने ग्रुप में भी शेयर करते रहते हैं। इनका भी एक बहुत अच्छा टेलीग्राम चैनल है, तो काइंडली मैं अपने यूट्यूब चैनल पे इनका लिंक शेयर कर देता हूँ। आप डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो यूट्यूब और व्हाट्सएप टेलीग्राम तीनों के लिंक आपको मिल जाएंगे, तो काइंडली उनको लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बहुत अच्छा इन्होंने कंपाइल किया हुआ है ये बुक, और मैं आज ये बुक हम पढ़ने का एक्चुअली हम लोगों का इतना टाइम नहीं होता, तो ये बुक आपसे डिस्कस करूँगा। इस बुक में क्या है कि हमने फैमा के बारे में पढ़ा है, लेकिन अब आज हम जो है 7 एक्ट्स हैं जो कि हम पढ़ेंगे। फ्रेंड्स स्क्रीन पे देख रहे होंगे 7 एक्ट्स हैं, जो कि लैंडर लायबिलिटी एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, आईबीसी, एलएलपी, कंपटीशन एक्ट एंड फैमा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए ये इंडेक्स है बुक का। पहला जो यूनिट है वो है आरबीआई एक्ट 1934, ये 5 से 8 पेजेस तक है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, एनआई एक्ट 1881, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899 एंड इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन कंपनीज एक्ट, लॉ ऑफ लिमिटेशन, बैंकर बुक ऑफ एविडेंस एक्ट, आरडीबी, डीआरटी, सरफेसी, सोरेस लोन, जनरल क्लॉजेज एक्ट, रजिस्ट्रेशन एक्ट, सिविल प्रोसीजर कोड्स एंड बैंकर्स, लैंडर्स लायबिलिटी एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, एआईबीसी, एलएलपी, कंपटीशन एक्ट एंड फैमा। ये सारी चीज़ें हम इस बुक में कवर करने वाले हैं। तो पहले पढ़ते हैं आरबीआई एक्ट। आरबीआई एक्ट 1934। इन 1921 द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड टू परफॉर्म द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो आरबीआई का पहले नाम क्या था? इंपीरियल बैंक था, जो कि रिटर्न है यंग कमीशन। ये देखेंगे, रिटर्न यंग कमीशन रिकमेंड फॉर्मेशन ऑफ अ सेंट्रल बैंक दैट वाज नेम्ड एज आरबीआई। आरबीआई एक्ट 1934 जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूट करा था, तो इसके बाद क्या है, सेंट्रल बैंक बन गया हमारा। कई बार ये छोटा सा क्वेश्चन भी आया था कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कौन सा है, क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि आपको छोटा क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन दे पाएँ, ताकि आप थोड़ा सा कंफ्यूज होकर गलत कर दें। तो ऐसा नहीं करना है आपने, काइंडली आप ऑप्शन सारे देखें। सेंट्रल गवर्नमेंट एंड कैरिंग आउट द बैंकिंग बिजनेस, एक सेंट्रल बैंक चाहिए था जिसका कि नाम आरबीआई रख दिया, जो कि आरबीआई 1934 में बनाया गया। ठीक है। फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई ऑसबॉर्न स्मिथ जी थे, जो कि 1 अप्रैल 1935 से 30 जून 1937 तक एक बैंकर प्रीएम्बल ऑफ आरबीआई 1934 स्पेसिफाइज द ऑब्जेक्टिव ऑफ आरबीआई इज टू। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है, इसमें सारा कुछ आरबीआई का लिखा हुआ है कि क्या क्या काम करेगा, क्या क्या नहीं करेगा। पहले तो ये समझ लीजिए कि आरबीआई एक सेंट्रल बैंक है, तो नोट छापने की जिम्मेवारी किसकी? आरबीआई की। लिक्विडिटी मेंटेन करने की जिम्मेवारी किसकी? आरबीआई की। ठीक है। क्रेडिट सब हमारी इकॉनमी में जो है नोट की प्रॉपर सप्लाई होती रहे, कोई ऐसी दिक्कत ना आए, तो उस सब का ठेका किसके पास में है? आरबीआई के पास में है। आरबीआई के बहुत सारे फंक्शन है, जैसे कि लाइसेंस देना किसी नए बैंक को खोलने के लिए, तो वो सब चीज़ें, तो ये पॉइंट वाइज हम पढ़ लेंगे। तो कोऑपरेट द करेंसी एंड क्रेडिट सिस्टम ऑफ द कंट्री एंड इट टू इट्स एडवांटेज। ठीक है। एक आरबीआई वाज इस्टेब्लिश्ड ऑन 1 अप्रैल 1935। तो कई बार ये भी क्वेश्चन आया छोटा सा कि आरबीआई कब इस्टेब्लिश हुआ था, और ये कौन से एक्ट के अंडर आया था? आरबीआई एक्ट 1934 के अंडर। और इसको परमानेंटली कहाँ पे सिचुएटेड है? इसका हेड ऑफिस जो है मुंबई है सिंस 1937। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक तो सबके समझ में आ गया होगा क्योंकि इजी है। आगे देखते हैं जो टफ पार्ट है, चलते हैं आगे। आरबीआई कब नेशनलाइज हुआ था? 1 जनवरी 1949 को। दिस act along with companies act which was amended in 1936 were meant to provide a framework to the supervision of the banking firms in India। जो बैंकिंग का काम करना चाहती हैं ऐसी फर्म्स, जैसे कि एनबीएफसीज वगैरह, वो भी हैं, तो वो उनको कौन रेगुलेट करेगा? आरबीआई रेगुलेट करेगा। ठीक है फ्रेंड्स। एनबीएफसीज कौन सी होगी? जैसे मुथूट फाइनेंस और बहुत सारी और भी हैं। तो the first schedule of the RBI Act 1934 defines the 4 areas under which the Indian states should come. 4 areas are western area, eastern area, northern area, southern area। तो 4 पार्ट में इंडिया को बांट दिया है, और उसको जो है रेगुलेट कौन कर रहा है? आरबीआई कर रही है। सेकंड शेड्यूल ऑफ द आरबीआई एक्ट कंटेन्स द डेफिनेशन ऑफ द शेड्यूल बैंक्स। दीज बैंक्स हैव मिनिमम पीरियड ऑफ कैपिटल कितना होना चाहिए उनका? अबव 5 लाख होना चाहिए। तो देयर आर 61 सेक्शंस ऑफ आरबीआई एक्ट 1934
सेक्शन 7 क्या कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कैन लेजिस्लेट द फंक्शनिंग ऑफ द आरबीआई थ्रू द आरबीआई बोर्ड एंड द आरबीआई इज नॉट एन ऑटोनमस बॉडी। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज यूज्ड सेक्शन 7 एक्ट 1934 फॉर द फर्स्ट टाइम in 83 years for the use and amendment of direct the central bank for the necessary issues of the development of public। सेक्शन 17 में क्या डिफाइन करता है, मैनेज द आरबीआई कैन कंडक्ट बिजनेस। सेक्शन 18 इमरजेंसी लोन्स टू बैंक। सेक्शन 19 relates to the making of loans and advances, drawing or accepting of bills, allowing interest or deposits or current accounts। सेक्शन 20 है narrates obligation to the RBI to transact government business। सेक्शन 21 RBI must conduct banking affairs for the central government and manage public debt। Section 22 exclusive rights to issue currency notes in India। Section 24 RBI 1984 said that the maximum denomination a note can be is rupees 10,000। तो आपको पता है 2000 के नोट भी अब इंडिया में बैन हो गए हैं, ठीक है, चलन में नहीं है, वो आरबीआई जिसके पास है वो आरबीआई में जमा करा सकता है। सेक्शन 26 ऑफ द आरबीआई 1934 describes the legal tender character of Indian bank notes। Section 26 subsection 2 deals with the withdrawal of legal tender of notes। पता है ना आपको कि अब लीगल टेंडर बंद हो चुका है 2000 के नोट का। सेक्शन 27 of the RBI 1934 state that the RBI shall not reissue bank notes which are torn, defaced or exclusively soiled। सेक्शन 28 of the RBI 1934 allows the RBI to form rules regarding the exchange of damaged and imperfect notes। सेक्शन 31 क्या कहता है, promissory notes के बारे में। सेक्शन 42 is related to the CRR। सेक्शन 42 subsection 1 of the RBI 1934 that every scheduled bank must have an average daily balance with the RBI। देखो फ्रेंड्स, CRR और SLR ये छोटी छोटी चीज़ें तो हम सभी बैंकर्स को पता ही है, तो इसके बारे में ज़्यादा बात करके हमारे को कोई फ़ायदा नहीं है, अननेसेसरी टाइम वेस्ट होगा। तो ये कम से कम 100-200 पेज की बुक है, तो ये हमें आज कवर करनी है। सेक्शन 45 U of the RBI Act 1934 defines repo rate, reverse repo rate, derivative, money markets, instruments and securities। In the RBI Act, the most controversial and confusing section is section 7। Although this section has been used only once by the central government, it puts a restriction on the autonomy of the RBI। Section 7 states that central government can legislate the functioning of the RBI through the RBI board and the RBI is not an autonomous body। Banking Regulation Act 1949 is the fundamental law governing banking activity and banks in India। So passed by the Banking Companies 1949, it came into force from 16 March 1949 and changed the Banking Regulation Act 1949 from 1st of March 1966। The Banking Regulation Act 1949 has 56 sections in total। There were initially 55 sections, but 1965 में क्या हुआ, एक सेक्शन और ऐड हो गया, ठीक है। Objective of Banking Regulation Act क्या है, to safeguard the interest of depositor, to develop banking institutions on sound line, to attune the monetary and credit system। तो अभी इसके सेक्शंस पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स, कई बार क्वेश्चन सेक्शंस पे भी आ जाता है, तो इसलिए वो पढ़ना जरूरी है। तो देखेंगे सेक्शन 5 क्या कहता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का, वो बैंक टर्म जो है बैंक और बैंकिंग कंपनी। सेक्शन 6 रिलेटेड टू द in the form of business a bank can undertake। Section 7 related to the word bank, banker, banking, usage of the word। Section 8 is related to the prohibit for engaging directly or indirectly in any trading। बैंक कोई ट्रेडिंग में काम नहीं, ट्रेडिंग में पैसा नहीं लगाएगा डायरेक्टली। Section 9 is with the disposal of non-banking assets। Section 10 old time chairman। Section 10BB is related to the power of RBI to appoint chairman of the board। Section 14 is related no banking company should be as shall create any charge upon any unpaid capital of the company। Section 50 क्या कहता है, नो बैंकिंग कंपनी शैल पे एनी डिविडेंड ऑन इट्स शेयर्स। सेक्शन 16 क्या कहता है आपको, नो बैंकिंग कंपनी इन अ कॉर्पोरेटेड इंडिया शैल हैव एन डायरेक्टर इन इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सेक्शन 17 ऑफ बैंकिंग, एवरी बैंकिंग कंपनी शैल क्रिएट अ रिजर्व फंड। Section 18 is related to the cash reserve tool maintained by the bank। Section 20 of BR Act deals with the restriction on loan advances। Section 20 subsection A of the Banking Act stipulates Section 20A restrictions on power to remit debts by bank। Section 20 of Banking Regulation and banking company shall not grant any loans or advances to on the security of its own shares। ये वाला जो है फ्रेंड्स, ये आपने सेक्शन 20 वाला ध्यान रखना है, ये इस पे कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि अपने ही शेयर्स पे कोई लोन नहीं देना है।
RBI exercise control advances by banking companies as per Section 21 of the Banking Regulation Act. Rate of interest charged by the companies or not to be subject to scrutiny by courts. Section 22 of the Banking Regulation Act deals with licensing of banking companies. Section 26 में क्या कहता है? Banks have to submit a return of unclaimed deposits within 30 days after the close of each calendar year. Section 26 subsection A of the Banking Act deals with the establishment of DEEF. Section 35 of the Banking Act empowers RBI to inspect any banking company and its books and accounts. Section 35A of Banking Act empowers the Reserve Bank to give directions to banking companies. Section 44A of the Banking Regulation Act deals with the procedure for amalgamation of banking companies. फ्रेंड्स ये सारे हैं, इसमें ये वाला इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 45Z जो है बैंकिंग रेगुलेशन डील्स विद द रिटर्न ऑफ अनपेड इंस्ट्रूमेंट टू कस्टमर्स। ZA कहता है नॉमिनेशन इन डिपॉजिट अकाउंट। अब नॉमिनेशन क्यों कराना जरूरी है? सो दैट अगर कुछ हो जाता है मिस हैपनिंग तो क्लेम सेटलमेंट आसान हो जाए। 45ZA इज रिलेटेड टू नॉमिनेशन डिपॉजिट अकाउंट। ZC इज रिलेटेड टू द नॉमिनेशन सेफ कस्टडी of articles. 49A of the banking restriction on acceptance of deposit withdrawable by check. No person other than the banking company, Reserve Bank, State Bank of India, or any other banking institution shall accept from the public deposit of money withdrawable by check. कोई ऐसी restriction नहीं लगा सकते, ठीक है। Act makes provisions for nomination facility in case of accounts. तो यह है RBI to remove managerial persons under section 36AA. RBI to supersede the board under section 36 ACA of the Banking Act 1949. Negotiable Act 1881 came into force with effect from 1 March 1882. NI Act has 148 sections and 17 chapters. तो ये NI एक्ट जो है आपका चेक से रिलेटेड है। ये आपका ऑल ऑफ द इंटायर इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर पे भी लागू होता है। स्पेशल फीचर्स इसके हैं रिलेटेड टू द NI एक्ट। Easily transfer from one person to another, confers absolute and good title on the transferee. The holder of an negotiable instrument is called as the holder in due course and possesses the right to sue upon the instrument in his own name. The negotiation of bearer check, bill of exchange and promissory note is completed by delivery, and that of order check, bill of exchange and promissory note by delivery and endorsement. ये दोनों में फर्क होता है bearer check में और order check में। A negotiable instrument may be made payable by two or more payees jointly, or it may be payable in the alternative to one or some of several payees. Negotiable instrument not defined directly in the NI Act, but as per section 13, an NI means include promissory note, bill of exchange, check payable to order or bearer। अब promissory note और bill of exchange कम यूज होने लगे हैं। जैसे देखो बैंक में आपके पास ड्राफ्ट बनने कम आ गए हैं, लेकिन जो है आपका आरटीजीएस नेफ्ट ज़्यादा होने की वजह से, यूपीआई ट्रांजेक्शन्स की वजह से जो है ड्राफ्ट्स कम बनने लगे हैं, लेकिन ये सब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर ही आते हैं। Until the contrary is proved, section 118 provides certain assumptions as to NIs for consideration, that every negotiable instrument was made or drawn for consideration, and that every such instrument, when it has been accepted, endorsed, negotiated or transferred, was accepted, endorsed, negotiated or transferred for consideration. As to date, every negotiable instrument bearing a date was made or drawn on such date. Indian Currency Act Section 21. A currency note is not a negotiable instrument, though it is a bearer promissory note. As per Section 8 of the NI Act, the holder is a person who entitled in his own name the possession thereof to receive the amount due thereon from parties thereto. Consideration is not compulsory to become a holder. Example, check received as a gift. Section 9 में है holder in due course is a person who have the instrument in his possession. अगर किसी चेक पे बियरर या ऑर्डर नहीं लिखा हुआ है तो क्या माना जाएगा? उसको ऑर्डर चेक माना जाएगा। इफ बोथ बियरर एंड ऑर्डर आर रिटन, देन बियरर एंड ऑर्डर एंड नन इज स्ट्रक, देन इट इज पेएबल टू बियरर। अगर दोनों चीज लिखी हुई है तो बियरर, अगर दोनों चीज नहीं लिखी हुई है तो
ये ऑर्डर चेक हो जाएगा। इन एज पर सेक्शन 31 ऑफ द आरबीआई एक्ट 934, नो पर्सन अदर देन सेंट्रल गवर्नमेंट और आरबीआई एनी पर्सन अदर इज ऑथराइज्ड इन हिज बिहाफ कैन इशू bearer promissory notes, that is currency notes, and demand bills of exchange payable to bearer. Section 20 of the NI Act 1881, an instrument on which date, payee or amount is not mentioned, it is inchoate instrument. It may be completed by the holder. मान लो कुछ चीज़ अगर लिखनी छूट गई है तो वो पूरी कर सकता है, जैसे कि 101 रुपये लिखना था, 100 लिखा गया तो एंड 1 लिख देगा। एन इंस्ट्रूमेंट विदाउट सिग्नेचर इज नॉट ट्रीटेड एज एन इंस्ट्रूमेंट, मतलब साइन होना बहुत ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ें आपने जब चेक पास करते हैं तो बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। और मटेरियल कोई अल्ट्रेशन तो नहीं करी गई है। ट्रांसलेटेड चेक जो है ये सारे अब CTS चेक आगे इलेक्ट्रॉनिक इमेज आपकी चली जाती है और उसी से ही पेमेंट हो जाती है। तो फ्रेंड्स ये आपको समझ में आ गया होगा, आगे की वीडियो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, बाय।